Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए है और आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में भी आज का टॉपिक है आर्टिकल दी। आज हम आर्टिकल दी के विषय में पढ़ेंगे, जानेंगे और यूज करना सीखेंगे। Article D is used under the following rules and conditions। निम्न प्रकार के नियमों और परिस्थितियों में आर्टिकल D का प्रयोग किया जाता है। रूल 1, डेफिनेट पर्सन और थिंग। डेफिनेट पर्सन मतलब निश्चित व्यक्ति या किसी निश्चित चीज के साथ आर्टिकल डी का प्रयोग किया जाता है। एज has been explained above at the beginning of the topic, article D is used before a definitely specified person or thing। जैसा कि ऊपर जब इसका इंट्रोडक्शन दिया गया तो उसमें शुरू में बताया गया है कि आर्टिकल डी का प्रयोग, आर्टिकल डी इज यूज्ड, आर्टिकल डी का प्रयोग किया जाता है बिफोर अ डेफिनेटली स्पेसिफाइड पर्सन और थिंग। निश्चित प्रकार से किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में बताया गया होता है तो उस व्यक्ति या वस्तु के विषय में या उस पर्सन या उस वस्तु से पहले यानी उस नाउन से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। इन अदर वर्ड्स दी इज, दूसरे शब्दों में दी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, दी इज यूज्ड बिफोर अ पर्सन और थिंग। ऐसे व्यक्ति या वस्तु के से पहले दी का प्रयोग किया जाता है। विच हैज ऑलरेडी बीन रिफर्ड टू अर्लियर, जिसको कि पहले ही जिसके विषय में कोई बात की जा चुकी है। रिफर्ड टू अर्लियर मीन्स जिसके विषय में पहले ही कोई बात की जा चुकी है। और विच हैज बीन स्पेसिफाइड इन सम अदर वे, और किसी प्रकार से वह पहले ही जिसके विषय में बात की जा चुकी है या किसी न किसी तरह से उसको बताया जा चुका है, उसका कोई न कोई जिक्र या उसके विषय में कोई बातचीत पहले हो चुकी है, उस व्यक्ति या वस्तु से पहले आर्टिकल डी का प्रयोग किया जाता है। यानी यदि कोई नाउन किसी सेंटेंस में पहले आ चुका है और पहले आने के बाद जब दोबारा आ रहा है तब उसके साथ आर्टिकल डी का प्रयोग किया जाता है। जैसे आर्टिकल ए और एन का यूज करते समय बताया था कि जब पहली बार कोई नाउन प्रयोग किया जाता है तो उसके साथ आर्टिकल ए और एन आता है, लेकिन वही नाउन अगर दोबारा उसके साथ प्रयोग किया जाने लगता है उस सेंटेंस में तब उसके साथ आर्टिकल डी आता है। तो वही केस यहाँ पर है। For example, this is the house in which my friend lives। तो this is the house, ये जो sentence है इसमें in which my friend lives, here a house cannot be used because the house has been specified as the one where my friend lives। Here a house cannot be used because the house has been specified। यहाँ पर ए हाउस का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, यहाँ द हाउस का ही प्रयोग किया जा सकता है। अ हाउस कैन नॉट बी यूज्ड, यहाँ पर अ हाउस का प्रयोग नहीं किया जा सकता है बिकॉज, क्योंकि द हाउस हैज बीन स्पेसिफाइड एज द वन, क्योंकि यहाँ घर को इस प्रकार से, हाउस को इस प्रकार से बताया गया है एज द वन वेयर माई फ्रेंड लिव्स, एक ऐसी चीज के विषय में जहां पर मेरा मित्र रहता है। इस पूरी बात के कहने का मतलब ये है कि एक चीज होती है अंग्रेजी में पर्टिकुलराइजेशन, और पर्टिकुलराइजेशन के लिए हिंदी का शब्द ढूंढते हैं तो मिलता है विशेषीकरण। यहां पर यह समझना आवश्यक है कि जब भी किसी नाउन का आप विशेषीकरण करते हैं तब विशेषीकरण, यानी विशेषीकरण का मतलब है किसी एडजेक्टिव से विशेषीकरण न करके कोई पर्टिकुलर विशेषीकरण, जैसे मेरा मित्र बहुत अच्छा है, मेरा मित्र दुखी है, मेरा मित्र लंबा है, मेरा मित्र ईमानदार है, तो यह है एडजेक्टिव के साथ विशेषीकरण। तो एडजेक्टिव के साथ विशेषीकरण न करके लेकिन फिर भी हम उसका किसी दूसरी प्रकार से विशेषीकरण यानी पर्टिकुलराइजेशन करते हैं
और उसका भाव यह होता है कि जो भाव इसमें है वह किसी में नहीं, या जो बात इसमें है वह किसी में नहीं, या हीरोइज्म जैसा, या जो ये वस्तु है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत अधिक है, इस तरह या इस भाव के साथ किसी चीज का हम पर्टिकुलराइजेशन करते हैं, तब उसके साथ आर्टिकल डी आता है। ये प्रत्येक रूल में, प्रत्येक नियम में ये पर्टिकुलराइजेशन बार बार आएगा। मैं इसको बोलूंगा, जैसे यहां भी है द हाउस। द हाउस का मतलब ये यहां पर हो गया कि जितने भी आसपास के घर हैं उन घरों के लिए मेरे पास उतना सम्मान नहीं है जितना कि इस घर के लिए है, क्योंकि इस घर में मेरा मित्र रहता है। तो इसलिए ये जो घर है ये इसका एक पर्टिकुलराइजेशन हो गया कि ये इसमें मेरा, इसकी एक पहचान है। बाकी घरों की अपनी अपनी पहचान होगी, कोई भी होगी, लेकिन मेरे लिए ये झोपड़ी ही क्यों ना हो, बट इट इज अ पर्टिकुलर थिंग फॉर मी। ये मेरे लिए विशेष या पर्टिकुलर चीज है क्योंकि इसमें मेरा मित्र रहता है। इस भाव को यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। तो इसलिए जहां भी ऐसा भाव होता है या ऐसा भाव किसी भी नाउन को देना हो, उसी के साथ दी आएगा। अब मैं सारे नियम पढ़ूंगा और उन सब नियमों में टीचर का यही यूज होता है कि बुक के साथ साथ वह आपको मूल जाए तो समझाता जाए। तो इन सभी नियमों के पीछे की मूल बात है पर्टिकुलराइजेशन, किसी भी नाउन का पर्टिकुलराइजेशन करना। तो मैं सभी रूल्स भी पढ़ूंगा। ये रूल्स तो कहीं से भी रटे जा सकते हैं, याद किए जा सकते हैं, लेकिन हर रूल को पर्टिकुलराइजेशन उसके पीछे है, यह महसूस करिए और समझिए। यही मैं आपको समझाता रहूंगा हर रूल के साथ। तो द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न इज फार अवे फ्रॉम हियर। तो वह स्थान कौन सा? तो स्थान तो बहुत सारे देश में है। स्थान तो लाल किला है, ताजमहल है, इंडिया गेट है, राष्ट्रपति भवन है, कुतुब मीनार है, ऐसे तमाम है। बट द प्लेस, हम प्लेस को द प्लेस क्यों कहा? बिकॉज वो एक पर्टिकुलर है। क्यों है पर्टिकुलर? क्योंकि वहां पर मेरा जन्म हुआ था। तो इस तरह से इसको ऐसे भी कह सकते हैं। कैसे पर्टिकुलर हम कैसे बना रहे हैं, उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं। उसको स्पेसिफाई करने का मतलब यहां पर हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। प्लेस को हम डिफाइन कर रहे हैं कि इस तरह से ये पर्टिकुलर हो गया। वेयर आई वॉज बॉर्न, जहां पर मेरा जन्म हुआ, ये विशेष बात है। उस प्लेस में ये विशेष बात है। ये प्लेस और दुनिया में कहीं नहीं है। मतलब जहां मेरा जन्म हुआ वह स्थान और दुनिया में कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में वही स्थान है। इस तरह से वो विशेषीकरण हो गया उसका। जैसे हम आगे गंगा, यमुना इन सब के साथ दी लगाते, इसका मतलब यही होता है कि ये चीज दुनिया में कहीं और नहीं है। इसी तरह से जिस स्थान पर मेरा जन्म हुआ था, ये स्थान कहीं और नहीं है, सिर्फ यही स्थान है। तो इसलिए द प्लेस, यहाँ पर द प्लेस, यहाँ प्लेस का जो यही स्थान है कहने का मतलब कोई कंफ्यूजन क्रिएट करना नहीं है कि अपने जन्म का स्थान ढूंढ रहे हैं आप, ऐसा नहीं। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जिस स्थान पर मेरा जन्म हुआ वो मेरे लिए सम्मानित है। यानी और भी वजहों से और जगहों का सम्मान या प्लेस का सम्मान हो सकता है और मैं भी करता ही होऊंगा। अब जैसे जहां, लेकिन ये भी एक पर्टिकुलर है, यानी ये दुनिया में अनोखी जगह है, यहां मेरा जन्म हुआ था। तो ये इसलिए ये एक अनोखा स्थान है। ये दुनिया में दूसरा नहीं मिलेगा। बहुत सारे स्थान मिलेंगे, उनका रिस्पेक्ट भी होगा और वहां पर किसी मतलब हीरो या हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी या देश के लिए किसी शहीद हुए व्यक्ति का कोई यादगार होगी, तो वो बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन उससे भी कम इम्पोर्टेंट ये नहीं है। ये मतलब मेरे लिए ये भी एक रिस्पेक्टेड है क्योंकि यहाँ मेरा जन्म हुआ था और ये स्थान दूसरा कोई नहीं है। तो इसलिए द प्लेस ये अपने आप हो गया। इसी तरह दिस इज द बुक आई परचेस्ड यस्टरडे। तो ये अपने आप में, क्योंकि कल ये जो बुक मैंने कल खरीदी थी, तो यहां देखिए जो बुक, तो जो कह करके हिंदी में जो कह करके और फिर विशेषीकरण करते हैं, उसके साथ भी आर्टिकल दी लगता है। दिस इज द बुक आई परचेस्ड यस्टरडे।
अब ये बुक भी दुनिया में एक ही हो गई, ये कल खरीदी गई थी, ये इसकी पहचान है। अब ये कल खरीदी गई तो मेरे द्वारा खरीदी गई थी, तो ये एक पर्टिकुलराइजेशन हो गया बुक का। ये तो इसलिए वो पर्टिकुलराइजेशन करने के लिए हम यहाँ दी लगाते हैं। हम दिस इज अ बुक, दैट इज अ बुक, आई हैव अ बुक, आई हैव मैनी बुक्स, बहुत सारी चीजें, लेकिन हाथ में लेके कहते हैं दिस इज द बुक आई परचेस्ड यस्टरडे, जिस बुक को मैंने कल खरीदा था, तो वो है ये। तो इसलिए पर्टिकुलराइजेशन यानी उस बुक का या पुस्तक का विशेषीकरण हो गया। क्या विशेषीकरण है पुस्तक का? कल खरीदी थी, तो द बुक इस तरह से हो गया, क्योंकि बुक करके फिर हम उसका डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर। तो जब डिफाइन कर रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ दी लगा दिया। जैसे ही इज द जेंटलमैन, द जेंटलमैन, द जेंटलमैन का मतलब ही हो गया दुनिया में अकेला एक। क्यों दुनिया में अकेला एक? आई इंट्रोड्यूस्ड टू यू लास्ट ईयर, तो जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था लास्ट ईयर, तो वो लास्ट ईयर का ये व्यक्ति है, इसलिए द जेंटलमैन हो गया। इस तरह से रूल सेकंड, बिफोर ऑल दोज कॉमन नाउन्स विच आर ओनली वन और बिलीव्ड टू बी ओनली वन बट विच आर नॉट प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन देखिए, कॉमन नाउन को ही प्रॉपर नाउन कहते हैं, लेकिन जब किसी कॉमन नाउन का कोई प्रॉपर नेम रख दिया जाता है तब वह कॉमन नाउन हो जाता है। जैसे मैन एक कॉमन नाउन है, वुमन एक कॉमन नाउन है, चाइल्ड एक कॉमन नाउन है। लेकिन जब उस मैन का नाम धारा सिंह हो जाता है, जब उस मैन का नाम बिंदु सिंह हो जाता है, जब उस मैन का नाम हरि सिंह हो जाता है, जब उस मैन का नाम राम सिंह हो जाता है, तब वह व्यक्ति, तब वह प्रॉपर नाउन हो जाता है, क्योंकि तब राम सिंह सन ऑफ श्याम सिंह ये कहीं आपको दूसरे नहीं मिलेंगे। राम सिंह मिल सकते हैं, चूंकि नाम तो लोग समझ, उनको पता नहीं होता है कहाँ किसका नाम है, लेकिन वो फिर भी नाम इस तरह से रखे जाते हैं कि उस कम से कम उस गांव में दूसरा ना हो, गांव में दूसरा हो तो मोहल्ले में दूसरा ना हो, और मोहल्ले में दूसरा हो तो घर में दूसरा ना हो। यानी एक ही घर में दो राम सिंह नहीं मिलेंगे आपको, एक ही घर में दो श्याम सिंह नहीं मिलेंगे आपको, एक ही घर में दो ओम प्रकाश, राम प्रकाश, श्याम प्रकाश नहीं मिलेंगे आपको। तो इस तरह से वो पर्टिकुलराइजेशन हो जाता है कॉमन नाउन का। तो जब कॉमन नाउन का कोई विशेष नाम दे दिया जाता है तब वही विशेष नाम प्रॉपर नाउन बन जाता है। इस तरह से वो भी दुनिया में एक अकेला व्यक्ति हो जाता है। हम कह सकते हैं मोदी तो बहुत सारे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सन ऑफ दामोदर दास मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो नरेंद्र मोदी तो बहुत होंगे दुनिया में, तमाम होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी सन ऑफ दामोदर दास मोदी पूरी दुनिया में एक ही है। और दामोदर दास सन ऑफ दामोदर दास मोदी रेजिडेंट ऑफ गुजरात, और गुजरात में भी जो उनका प्लेस है वो दुनिया में एक ही है। तो इसी तरह से वो प्रॉपर नाउन एक अकेला हो जाता है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यह है इस रूल नंबर 2 में कि बिफोर ऑल दोज कॉमन नाउन्स विच आर ओनली वन, जो केवल एक है, और बिलीव्ड टू बी ओनली वन, या एक ही उसको समझा जाता है, बट विच आर नॉट प्रॉपर नाउन्स, लेकिन वो प्रॉपर नाउन नहीं है। तो ऐसी क्या चीज है? जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी एक है और वह हर जगह उपलब्ध है, मतलब पूरा, मतलब वर्ल्ड तो इसी को कहते हैं यूजुअली, हालांकि वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें आ जाती है, लेकिन वर्ल्ड तो इसी को कहते हैं। पूरे पृथ्वी पर जो देश है उन्हीं को वर्ल्ड कहते हैं, समुद्रों को सबको मिलाकर के ही वर्ल्ड कहते हैं। तो इसलिए ये कॉमन नाउन भी हो जाती है, लेकिन क्या है, पूरे स्पेस में जो है वो एक ही है, इसलिए ये क्या है, द अर्थ। इसी तरह से स्काई क्या है, एक है, तो क्या है, द। इसी तरह सन क्या है, एक है, पूरे विश्व में एक है, तो क्या है, द। मून क्या है, एक है, इसलिए क्या है, द। इस तरह से इस भाव को समझिए कि द लगाने से, इसको समझिए, आप मेरी बात समझ जाएंगे तो फिर आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी आर्टिकल्स का यूज करने समझने में, कि द लगा करके वो चीज हो जाती है पूरी दुनिया में एक रह जाती है। उसको हम, जैसे द अर्थ हमने कहा, तो इसका मतलब क्या है, पूरी दुनिया में एक। स्काई क्या है, पूरी दुनिया में एक। सन क्या है, द सन, इसका मतलब पूरी दुनिया में एक ही है। मून क्या है, पूरी दुनिया में एक ही है, कॉमन है हर जगह। अमेरिका में भी यही मून दिखाई देगा
और इंडिया में भी यही मून, नेपाल में भी यही मून, पाकिस्तान में भी यही मून, ठीक है। करवा चौथ का भी मून यही है, और ईद का भी मून यही है, दिवाली का भी मून यही है, रक्षाबंधन का भी मून यही है, वो सब, और क्रिश्चियंस का भी मून यही है। तो हर जगह यही मून है, तो इसलिए क्या है, द मून है ये। इसी तरह से तो किसी भी रूल को पढ़ेंगे, अभी हमने इससे ऊपर वाला रूल पढ़ा था, तो उसमें भी द बुक कहा, यानी वो उसकी जो पहचान बताई जा रही है, उस पहचान के कारण वह अकेली पुस्तक हो गई पूरे विश्व में। इसी तरह से जो जेंटलमैन की जो पहचान बताई जा रही है, उस पहचान के कारण वह जेंटलमैन पूरे विश्व में एक ही हो गया। अब उसके जैसा उस डेफिनेशन में आने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, तो इसलिए उसके साथ दी लगा दिया। इसी तरह से तीसरे रूल पर चलिए आप। बिफोर ऑल दोज सिंगुलर नाउन्स विच रिप्रेजेंट देयर होल क्लास। अब देयर होल क्लास को रिप्रेजेंट करने वाले सभी नाउन्स के साथ भी हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल डी लगाते हैं। इससे भी हम क्या बताते हैं कि इसके जैसा कोई नहीं है। सो द काउ इज अ जेंटल एनिमल, मतलब जो जेंटलनेस काउ में है वो किसी और में नहीं है, ठीक है। द रोज इज स्वीट स्मेलिंग फ्लावर, तो द रोज इज स्वीट स्मेलिंग। दूसरा इसमें यानी एक रोज के बारे में हम बात कर रहे हैं, और वही दूसरे सभी रोज ऐसे ही होते हैं। एक काव के बारे में जो बात हम कह रहे हैं, वही सभी काव ऐसी ही होती हैं। तो इस तरह से काव, सभी काव पर्टिकुलर हो गई, यानी सभी काव बहुत पर्टिकुलर हो गई। अब काव के पैरेलल कोई दूसरी चीज नहीं है, पूरे वर्ल्ड में काव अलग हो गई। इसी तरह से रोज मतलब बहुत सारे फ्लावर्स हैं, लेकिन द रोज लिखने से वो रोज सभी के सभी अलग हो गए। द एप्पल लिखने से वो एप्पल क्या है, सभी के सभी एप्पल अलग हो गए। बाकी सभी बहुत सारे फ्रूट हैं, लेकिन द एप्पल क्या हो गया, वो एक अलग पर्टिकुलर हो गया। द एप्पल, द एप्पल इज गुड फॉर चिल्ड्रन, मतलब सभी एप्पल्स जो है बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। द हॉर्स लिव्स ऑन ग्रास, ठीक है। तो इस तरह से ये सब दी लगाने से इनके अंदर एक होने का भाव आ जाता है। हालांकि द हॉर्स लिव्स ऑन ग्रास, तो यहाँ एक हॉर्स ही नहीं, सभी हॉर्स के लिए ये रिप्रेजेंट करता है कि सारे घोड़े घास ही खाते हैं। नोट, but article D is not used before man, woman or mankind even if they may represent the whole class। यानी कि होल क्लास को, ऐसा नहीं कि मैन, वुमन और मैनकाइंड के आगे आर्टिकल नहीं आता है, डी नहीं आता है, लेकिन यहाँ कहने का मतलब ये है कि इस केस में वो होल क्लास को रिप्रेजेंट करते हो तो आर्टिकल उसके साथ में नहीं आता है। मैन, वुमन और मैनकाइंड के साथ में आर्टिकल नहीं आता है, चाहे वो पूरे, मतलब हम ऐसे नहीं कह सकते द मैन इज मॉर्टल, हम ऐसे नहीं कह सकते, या द मैन इज इमॉर्टल ऐसे नहीं कह सकते। इस तरह से कहना सही नहीं है। द मैन इज द ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, हम ऐसे नहीं कह सकते। लेकिन दूसरे अर्थों में जब कभी आएगा तब वहां पर मैन के साथ दी लगाया जा सकता है। तो हम इस अर्थ में हम इनके साथ दी नहीं लगा सकते। तो मतलब इसका जो भाव है कि सभी एनिमल्स को, मतलब जिस चीज के साथ भी हमने डी लगाया है, तो उसका मतलब कि वो सभी चीजें, सभी उस का मतलब वो सभी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस अर्थ में ये पर्टिकुलर हो जाते हैं। फोर्थ रूल इज, यहां पे देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ द माउंटेन्स, रिवर्स, ओशंस, लेक्स, बेज, आइलैंड्स, आर्टिकल डी इज यूज्ड। तो द गंगेज, गंगेज कह करके अब रिवर के नेम्स के साथ क्या है, गंगेज। गंगेज मतलब हमने दी क्यों लगाया, क्योंकि पूरी दुनिया में ये एक ही हो गई, पर्टिकुलराइजेशन हो गया द गंगेज। इस तरह से पूरी दुनिया में ये एक हो गई। द हिमालयाज, इस तरह से पूरी दुनिया में ये एक हो गए, ठीक है। अब हिमालयाज दुनिया में कहीं और नहीं है, यानी जो सम्मान हिमालयाज का है वो सम्मान किसी और का नहीं है। इसी तरह से द रेड सी इज अ स्मॉल सी, तो यहाँ द रेड सी यानी पूरी दुनिया में ये एक ही हो गया। फोर्थ, द ब्रिटिश आइल्स आर इन यूरोप, तो द ब्रिटिश आइल्स यानी पूरी दुनिया में ये एक ही हो गया। ब्रिटिश आइल्स मतलब अब कहीं और नहीं है, ठीक है।
note, but article D is not used before a single specified peak or hill. यानी किसी पहाड़ी या किसी चोटी या किसी पहाड़ी का अकेला नाम कोई हो, उसके साथ हम दी नहीं लगाते हैं। जैसे एज माउंट एवरेस्ट, जब माउंट एवरेस्ट उसका अकेला सिंगल नाम ही हो गया, और माउंट एवरेस्ट होने से ये हो गया कि अब माउंट एवरेस्ट मतलब इस नाम का कोई दूसरा पहाड़ नहीं है, तो उसके साथ दी लगाने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ी बची। तो इस तरह से माउंट आबू, अब किसी पहाड़ को या किसी चोटी को हमने माउंट आबू कह दिया, तो जब भी हम माउंट आबू कहेंगे तो सीधा राजस्थान और उसी तरफ ध्यान जाएगा और उसी का दिमाग में तस्वीर बनेगी, तो उसके लिए अलग से हमको दी लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लेकिन अगर 4 माउंट आबू हैं और एक माउंट आबू इंडिया में, एक माउंट आबू अमेरिका में, या ऐसे कहीं भी है, या इंडिया में ही 4 हैं, और फिर उसके बाद उसका विशेषीकरण करना है, तो फिर द माउंट आबू लगाने की जरूरत पड़ जाएगी। तो इसलिए मतलब पर्टिकुलर नाम के साथ, अब जैसे राम सिंह बहुत सारे हैं, तो इसलिए प्रॉपर नाउन के साथ जिस तरह से आर्टिकल दी नहीं लगाते हैं, अभी आगे आप पढ़ेंगे कि प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगाते, तो वैसे ही किसी एक चीज के साथ ऐसे उसके साथ उसका नाम लगा, यानी वो प्रॉपर नाउन बन गया। तो प्रॉपर नाउन, अब ये एवरेस्ट के साथ में या किसी चोटी या पहाड़ी के नाम के साथ में उसका नाम लिख दिया, तो अब वो क्या है, अब वो एक प्रॉपर नाउन बन गया। प्रॉपर नाउन बन गया तो इसलिए उसके साथ दी लगाने की जरूरत नहीं। ठीक वैसे जैसे दिल्ली है, दिल्ली के साथ दी नहीं लगा सकते आप, इसी तरह से आगरा के साथ आप दी नहीं लगा सकते, मुंबई के साथ आप दी नहीं लगा सकते, चेन्नई के साथ आप दी नहीं लगा सकते। लेकिन अगर कहना है कैपिटल ऑफ इंडिया, तब उसके साथ दी लगाएंगे। तो वो भी तो दिल्ली ही है, लेकिन यहाँ दिल्ली न होकर के वो क्या है, कैपिटल ऑफ इंडिया, तब उसके साथ दी लगाएंगे। तो हर नियम के पीछे का भाव यही होगा कि वो दुनिया में किसी न किसी तरह से एक ही बचा है। अब जैसे मैंने कहा लैपटॉप इन फ्रंट ऑफ मी, या लैपटॉप ऑन माई टेबल, तो कौन सा है, तो ये सारे लैपटॉप तो है नहीं, एक पर्टिकुलर लैपटॉप ही है। तो मैं कहूँ द लैपटॉप ऑन माई टेबल, इन फ्रंट ऑफ मी ऑन माई टेबल, यानी कि वह लैपटॉप जो मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने टेबल पर रखा हुआ है। तो इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से ये भी पूरी दुनिया में एक हो गया। लैपटॉप बहुत सारे हैं दुनिया में, लेकिन मेरी आंखों के सामने मेरे टेबल पर कौन सा है जो है, तो वो तो दुनिया में एक ही है, उस दुनिया के सारे तो नहीं रखे मेरे सामने, तो इसलिए ये द लैपटॉप हो गया। इस तरह से पर्टिकुलराइजेशन किसी भी चीज का होता है, तो पर्टिकुलराइजेशन करने के लिए उसके साथ आर्टिकल दी लगाया जाता है। हर नियम का यही मूल भाव है। तो इस तरह से द ब्रिटिश आइल्स, और ये बट आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर अ सिंगल स्पेसिफाइड पीक और हिल एज माउंट एवरेस्ट, द विल नॉट बी यूज्ड। ठीक है, या माउंट आबू के साथ भी दी नहीं लगा सकते, लेकिन दी गंगा, दी यमुना, दी इस तरह दी गंगा, द कृष्णा, द कावेरी, इनके साथ ये लगा सकते हैं। रूल 5, आर्टिकल डी इज यूज्ड बिफोर द टाइटल्स ऑफ बुक्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स। तो उनको भी पर्टिकुलराइजेशन करने के लिए उनके साथ द रामायण, द इलियड, द वेदास, द गुलिवर्स ट्रेवल्स, यानी कि ये भी दुनिया में एक अकेला टाइटल है, ये कहने के लिए बुक्स के टाइटल्स, मतलब टाइटल्स कोई भी है, नाम है, तो उनके साथ भी आप दी लगा सकते हैं। बट इफ द ऑथर्स नेम इज मेंशन्ड विद द बुक, तो अब चूंकि उसका पर्टिकुलराइजेशन हो ही गया, जब किसी हम ऑथर का नाम ले देंगे उस बुक के साथ में, तो फिर अब दी की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा दी लगाने का मतलब होता है कि उसका पर्टिकुलराइजेशन मतलब एक तरह से उसका विशेषीकरण करना, बिना किसी एडजेक्टिव के विशेषीकरण करना। तो जब हमने उसके साथ आर्टिकल, जब उसके साथ हमने ऑथर का ही नाम लगा दिया, जैसे हमने कहा, तो यहाँ पूरा पढ़िए, ऑथर्स नेम इज मेंशन्ड विद द बुक, आर्टिकल दी इज नॉट यूज्ड। अगर किसी बुक के साथ में या किसी भी टाइटल के साथ में उसके ऑथर का नाम आ जाएगा, तो उसके साथ आर्टिकल डी नहीं यूज होगा। जैसे होमर्स इलियड, तो तुलसीज रामचरितमानस, अब तो पर्टिकुलराइजेशन तो वैसे ही हो गया, इलियड किसकी है, होमर की।
तो अब इसमें द लियर्ड कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। द कहने का मतलब है किसी नाउन का पर्टिकुलराइजेशन करना। अब लियर्ड का पर्टिकुलराइजेशन होमर के नाम से हो गया। लियर्ड किसकी है? होमर की, तो हो गया पर्टिकुलराइजेशन। तो दुनिया में एक ही टाइटल हो गया जो होमर के द्वारा लिखा गया है। ऐसे तुलसी रामचरितमानस, तो अब चूंकि इसके साथ इनके राइटर का नाम जुड़ गया तुलसी रामचरितमानस, तो अब रामचरितमानस और भी हो बनी रहे, लेकिन तुलसी की रामचरितमानस मुझको चाहिए। तो इस तरह से ये पर्टिकुलराइजेशन फिर से हो गया, तो दी की जरूरत ही नहीं है यहाँ। शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट, तो टेम्पेस्ट किसी और ने भी लिखा हो, बना रहने दो, लेकिन हमें किसकी चाहिए? शेक्सपियर्स की। या हम किसकी बात कर रहे हैं? शेक्सपियर्स की टेम्पेस्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ ये पर्टिकुलराइजेशन हो गया। पर्टिकुलराइजेशन मतलब विशेषीकरण। तो जब इस तरह से कोई ना कोई विशेषीकरण हो जाता है, अब जैसे मैंने कहा द लैपटॉप इन फ्रंट ऑफ मी ऑन माई टेबल, तो मैं द लैपटॉप कहूंगा ही, ठीक है। इसी तरह से द मोबाइल इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैं उसको द मोबाइल ही कहूंगा। लेकिन जब उसका मैंने कहा माई मोबाइल, माई लैपटॉप, माई अंकल, माई फादर, तो ये माई कहकर के अपने आप ही विशेषीकरण हो गया उसका। तो जब पॉजेसिव केस उसके साथ लग गया, तब उसके साथ आर्टिकल दी लगाने की आवश्यकता खत्म ही होगी, क्योंकि दी लगाने का मतलब था उसका विशेषीकरण करना। तो माई लगा दिया मैंने कहा माई फादर, तो क्या हो गया? फादर का विशेषीकरण हो गया। तो वो दुनिया में अकेले एक व्यक्ति हो गए ना, माई फादर। अब माई फादर के 10-20 तो नहीं हो सकते, तो इसलिए वो विशेषीकरण माई ने कर दिया, तो दी की आवश्यकता हट गई। माई मदर, माई मदर, तो वन थिंग, पूरी दुनिया में एक ही कॉमन नाम, मदर्स बहुत होंगी, हजारों लाखों अरबों खरबों मदर्स हैं, ठीक है, लेकिन माई मदर इज द ओनली वन पर्सन इन द होल वर्ल्ड। तो इसलिए वो विशेषीकरण माई शब्द ने लगा दिया, तो इसलिए वहां दी की जरूरत ही नहीं पड़ी। और पढ़ती, तो इसलिए बुक के टाइटल के साथ दी लगाते हैं जब वो अलग अकेली होती है, मतलब अकेला टाइटल होता है, तब द रामचरितमानस। लेकिन अगर उसके ऑथर का नाम भी उसके साथ आएगा तो फिर उसके साथ आर्टिकल दी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ये मैंने आपको फिर से बताया। इसी तरह से रूल 6 बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो जो रेपुटेशन बाकी गंगा यमुना सरस्वती का नदियों की है, जो रेपुटेशन बुक्स के टाइटल्स की है, वही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की है, तो इसलिए उनके साथ भी आर्टिकल दी आता है। द फ्लूट, द गिटार, द ऑर्केस्ट्रा, इस तरह से हम उनके साथ भी आर्टिकल दी लगा करके कहते हैं। वो इस तरह से उनका भी पर्टिकुलराइजेशन इस तरह से होता है। इसका भी मतलब वही, द फ्लूट, ही वॉज ऑन द फ्लूट, he was on the guitar, he was on the orchestra, he was playing the orchestra, इस तरह से कहा जाता है। बिफोर सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव का भी मतलब क्या है? रूल 7 बिफोर सुपरलेटिव। सुपरलेटिव भी क्या करता है? सुपरलेटिव भी उसको पर्टिकुलराइजेशन करता है। मैंने कहा सबसे लंबा व्यक्ति, शहर का सबसे लंबा व्यक्ति, तो वो क्या हो गया? शहर का सबसे लंबा व्यक्ति, यानी जिस एरिया और शहर की बात कर रहा हूं उस पूरे में वह एक हो गया। शहर कह करके मैंने जगह का दायरा तय कर दिया, और फिर ये कहा कि इतने दायरे में वह अकेला है, उसी को तो हम सुपरलेटिव कहते हैं। हमने कहा क्लास में सबसे होशियार बच्चा, क्लास होशियार बच्चा क्लास में, दायरा हमने क्या तय कर दिया? क्लास, स्कूल नहीं, क्लास। अब क्लास में जो है वह पूरी दुनिया में एक हो गया। यानी अगर मैंने कहा कि इस स्कूल के 7th क्लास का सबसे होशियार बच्चा, तो क्लास मैंने कर दिया। अब और भी 7th क्लास होंगे, और भी स्कूल होंगे दुनिया में, लेकिन ये स्कूल इस नाम से तो स्कूल एक ही, और इस स्कूल में एक ही 7th क्लास है, तो इस 7th क्लास का सबसे होशियार बच्चा, तो इस तरह से वो पूरी दुनिया में एक हो गया, तो एक घोषित हो गया। इसलिए उसके साथ क्या है? इसलिए उसका पर्टिकुलराइजेशन हो गया, यानी विशेषीकरण हो गया, और इसलिए उसके साथ आर्टिकल दी आने लगा। द हाईएस्ट माउंटेन, हमने कहा द हाईएस्ट माउंटेन का मतलब क्या है? सबसे ऊंचा माउंटेन। तो सबसे ऊंचा माउंटेन क्या हो गया? ये पूरी पृथ्वी पर एक हो गया, यानी विशेषीकरण हो गया। द लॉन्गेस्ट रिवर, तो इस तरह से क्या है? ये भी एक विशेषीकरण हो गया, यानी बहुत सारी नदियां होंगी, लेकिन उन सब नदियों में ये एक है, इसके जैसी कोई नहीं, यानी कि इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई नहीं। द बेस्ट बॉय, तो यानी पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी पूरी दुनिया में इस पॉइंट से इम्पोर्टेंट कोई पॉइंट नहीं। द मोस्ट ऑनरेबल मैन, तो यहां यानी इस मैन से अधिक कोई ऑनरेबल नहीं। तो इस तरह से इनका विशेषीकरण हो गया। तो इसलिए
जो एडजेक्टिव्स जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स होते हैं वो भी उसी विशेषीकरण, यानी कि कोई चीज दुनिया में या जो पर्टिकुलर क्षेत्र हमने निश्चित कर दिया है उस क्षेत्र में वह अकेली ही रह गई है या अकेली ही है, यही कहने के लिए उसके साथ दी लगाया जाता है। तो इसलिए सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के साथ भी आर्टिकल दी आता ही आता है, क्योंकि वो ये घोषित करते मिलकर कि वह चीज दुनिया में एक ही है और उसके जैसी दूसरी नहीं है। मैंने कहा द मोस्ट ऑनरेबल मैन ऑफ द कंट्री, या द मोस्ट ऑनरेबल मैन ऑफ आवर सिटी, द मोस्ट ऑनरेबल मैन ऑफ आवर फैमिली। तो फैमिली कह के तो मैंने उसका क्षेत्र निश्चित कर दिया और ये कहा कि हमारे फैमिली का सबसे ऑनरेबल ये है, या हमारे शहर का सबसे ऑनरेबल ये है, या फिर हमारे स्टेट का या जिला का सबसे ऑनरेबल ये है, फिर हमारे देश का सबसे ऑनरेबल ये है। तो इस तरह से हम उनको पूरे जो बताया गया क्षेत्र है, जो भी हम क्षेत्र निश्चित कर देते हैं उसमें हम उनको एक घोषित कर देते हैं। इस तरह से वो पूरे विश्व में एक घोषित हो जाता है वो व्यक्ति। तो इस तरह से हम उसके साथ आर्टिकल दी लगाते हैं। तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स से पहले भी हम आर्टिकल दी लगाते हैं। लगाने के पीछे का भाव यही है कि हम उसको पूरे विश्व में एक घोषित कर देते हैं इस तरह से, और इसी को हम विशेषीकरण कहते हैं। रूल 8, बिफोर दैट प्रॉपर नाउन विच कैरीज द क्वालिफाइंग एडजेक्टिव बिफोर इट। ऐसा कोई भी प्रॉपर नाउन, मैंने कहा प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल दी नहीं आता है, आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कोई भी प्रॉपर नाउन जिससे पहले कोई क्वालिफाइंग एडजेक्टिव आया हो। क्वालिफाइंग एडजेक्टिव यानी कि उसकी विशेषता बताने वाला कोई शब्द आया हो। तो मैं बार बार यही कह रहा हूं आपसे कि आर्टिकल दी का प्रयोग होता ही किस लिए, विशेषीकरण के। ये ध्यान रखिए, शायद मैंने पिछले वीडियोस में मैंने बताया है, शायद मुझे अब ध्यान नहीं है, लेकिन जैसे आर्टिकल ए और एन का प्रयोग होता है तो आर्टिकल ए और एन का मूल भाव है जो प्रयोग करने का, वह यह है कि ऐसी चीज जिसके विषय में, जैसे मैंने कहा अमैन, अमैन मीन्स कोई आदमी जिसके बारे में मेरे पास ज्यादा जानकारी नहीं है। अपेन, अपेन मतलब कोई पेन जिसके विषय में मेरे पास ज्यादा जानकारी नहीं, संख्या में वह एक है लेकिन उसके विषय में और कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। अ सिटी, अ सिटी, गंगापुर इज अ सिटी, तो गंगापुर कोई शहर है जिसके विषय में और कोई पर्टिकुलर जानकारी मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब वो क्या हो गया, वो इंडेफिनेट हो गया। इंडेफिनेट मतलब उसको उसके विषय में कोई सर्टेन इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो अभी या जब तक नहीं है तब तक हमने उसके साथ ए लगाया, उसके बाद जैसे ही वो दोबारा हमने स्टार्ट किया तो हम उसमें कहा कि अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो उसके साथ हम दी लगाने लगे। तो इस तरह से मूल भाव जो ए और एन का होता है उस पे होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसके विषय में हमारे पास जानकारी ज्यादा नहीं है। डी के पीछे का मूल भाव होता है कि यह वह चीज है जो अपने हिसाब से इस तरह से दुनिया में अकेली है। तो यहाँ पर रूल 8 हम पढ़ रहे हैं कि किसी प्रॉपर नाउन के साथ जिसके की पहले कोई क्वालिफाइंग एडजेक्टिव भी आया हो, जैसे द ग्रेट सीजर। इसका मतलब है कि सीजर बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन जो ग्रेट सीजर है हम उसकी बात कर रहे हैं। द इमोर्टल शेक्सपियर, तो शेक्सपियर और भी हो सकते हैं लेकिन जो शेक्सपियर इमोर्टल हो गया है हम उसकी बात कर रहे हैं। द जेंटल हार्टेड लैम्ब, तो लैम्ब जेंटल हार्टेड लैम्ब मतलब और कोई लैम्ब हो सकते हैं। लैम्ब नाम यहाँ कैपिटल है यानी प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन की हम बात कर रहे हैं। तो लैम्ब मीन्स मेमना नहीं है यहाँ पर, बल्कि लैम्ब मीन्स कोई व्यक्ति है। तो लैम्ब यानी कि लैम्ब बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन हम जेंटल हार्टेड लैम्ब की बात कर रहे हैं। इसी तरह से राणा प्रताप और हो सकते हैं लेकिन हम ब्रेव राणा प्रताप की बात कर रहे हैं। इंदिरा गांधी और हो सकती हैं कहीं, हमें नहीं पता, लेकिन हम लेट मिसेस इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं। तो इसलिए इनको क्या हुआ, इस तरह से इनका पर्टिकुलराइजेशन हो गया। पर्टिकुलराइजेशन के लिए इनके आगे हमने आर्टिकल दी लगा दिया। तो इसलिए पर्टिकुलराइजेशन करने के लिए हम दी लगाते हैं, यानी विशेषीकरण करने के लिए, यानी ये कहने के लिए कि ये चीज पूरी दुनिया में एक ही है। तो इस तरह से मृत मिस इंदिरा गांधी एक ही है, द जेंटल हार्टेड लैम्ब इस तरह से एक ही है, ग्रेट सीजर इस तरह से एक ही है। इसी भाव को देने के लिए हमने यूज किया। इसी तरह से रूल 9, बिफोर द कॉमन नाउन। अब देखिए कॉमन नाउन
से पहले आर्टिकल दी नहीं आता है, लेकिन बिफोर द कॉमन नाउन, क्योंकि कॉमन नाउन जैसे मैंने कहा मैन, वुमन, चाइल्ड, चेयर, बॉक्स, लैपटॉप, स्टैंड, वॉल, अलमीरा, बुक, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन कॉमन नाउन तो इसलिए ये तो इनकी तो भरमार है, तो इसलिए हम इनके साथ आर्टिकल दी नहीं लगाते। लेकिन कॉमन नाउन को किसी भी तरह से, जैसे मेरे सामने बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं तो वो बुक्स हैं, वो कॉमन नाउन है। लेकिन मैंने कहा द बुक फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो वो यहां एक ही है। सपोज करो, हालांकि एक नहीं है, बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने कहा द बुक, है ना, या किसी और पब्लिकेशन का मैंने नाम लिया, द बुक फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या द बुक फ्रॉम, तो वो जिस क्षेत्र की में है, जिस अलमीरा है, जिस कबर्ड की बात करो, उसमें वो एक ही है। इस तरह से वो क्या हो गया, वो एक पर्टिकुलर हो गई, तो हमने उसके साथ द लगा दिया। द बुक इन येलो कलर, अब वो एक ही है पूरी अलमीरा में, वो एक ही है, तो हमने उसका दी लगा दिया। तो कॉमन से वो क्या हो गई, पर्टिकुलर हो गई, विशेष हो गई। तो विशेष होने के कारण हम उसको, उसके साथ हमने दी लगा दिया। तो ऐसे ही कॉमन नाउन में बिफोर द कॉमन नाउन विच एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो है तो कॉमन नाउन, लेकिन कॉमन नाउन होते हुए वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अगर भाव देने लगती है, यानी भाववाचक संज्ञा की तरह वह प्रयोग होने लगता है कोई नाउन, तो उसके साथ भी आर्टिकल दी लगाते हैं। है तो कॉमन नाउन, लेकिन वह किसकी तरह प्रयोग हो रही है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह, यानी कि भाववाचक संज्ञा की तरह, तो उसके साथ हम आर्टिकल दी लगाते हैं। अब कैसे, जैसे द पैट्रियट इन हिम डिड नॉट लेट हिम यील्ड, यानी ही तो कोई और व्यक्ति है, लेकिन उसके अंदर जो गुण है, पैट्रियट, पैट्रियट क्या होते हैं, देशभक्त, कॉमन नाउन है। मैं भी पैट्रियट हूं, आप भी पैट्रियट हैं, जितने भी सुनने वाले हैं वो सब पैट्रियट हैं। तो पैट्रियटेड कॉमन नाउन हो गया। लेकिन मैंने कहा मेरे अंदर जो पैट्रियट है, तो मेरे अंदर जो पैट्रियट है वो क्या हो गया, वो भाववाचक संज्ञा हो गई, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो अब उसके लिए मैं कहूंगा द पैट्रियट इन मी। इसी तरह से मैंने कहा द वॉरियर इन हिम केप्ट हिज मोरल हाई, यानी वैसे तो उसका मोरल गिरने वाला था, लेकिन उसके मन में आया, उसको ध्यान आया कि मैं वॉरियर हूं। जैसे मैंने अभी आजकल जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कांग्रेस और ये सब पंजाब का प्रकरण चल रहा है, तो उसमें क्या है, द सोल्जर इन अमरिंदर, कैप्टन अमरिंदर सिंह। हाँ, तो जैसे उसने अपना जो इस्तीफा दिया, उसमें उसने, अमरिंदर ने कहा कि आप लोगों ने मुझे अपमानित किया है और अपमानित करके आप मुझे हटा दीजिए, ठीक है, लेकिन मेरे अंदर का सिपाही मुझे प्रेरित करता रहेगा कि मैं लड़ूंगा, हारूंगा नहीं। तो उसके अंदर कौन सा सिपाही है, अंदर तो कोई सिपाही नहीं है, लेकिन उसका कहने का मतलब क्या है, एक सिपाही के रूप में जो उसने भारतीय सेना में जीवन जिया है और जो अनुशासन आया है, जो कर्तव्य परायणता आई है, जो वीरता आई है, वह मुझे हार स्वीकार नहीं करने देगी। तो इस तरह से ओवरऑल क्या हो गया, वह एक भाववाचक संज्ञा हो गई। और इसलिए द सोल्जर इन मी, वह कहेगा कि द सोल्जर इन मी विल नॉट लेट मी स्टैंड, या विल नॉट लेट मी एक्सेप्ट डिफीट, और द सोल्जर इन मी विल नॉट लेट मी एक्सेप्ट डिफीट, हाँ यही कहेगा। तो इस तरह से द सोल्जर इन मी, ठीक है। हम कहते हैं कि फला व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन उसके अंदर जो नेता है वो उसको जो बदमाशी करने के लिए मजबूर करता है, तो ही इज अ वेरी गुड मैन, फला फला व्यक्ति, मतलब किसी का भी हम नाम ले सकते हैं इसमें। दैट पर्सन, दैट मैन इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, बट द लीडर इन हिम, द पॉलिटिशियन इन हिम, उसके अंदर जो राजनीतिज्ञता है या राजनीतिक व्यक्ति जो उसके अंदर है, वह बहुत उसको जो है वो ठीक नहीं है। मतलब दैट मैन, मैं रामचरण की बात कर रहा हूं, रामचरण इज ए वेरी गुड मैन, बट द पॉलिटिशियन इन हिम इंस्पायर्स हिम टू चीट पीपल। तो द पॉलिटिशियन इन हिम इंस्पायर्स हिम टू चीट पीपल, यानी उसके अंदर का जो राजनेता है या जो राजनीति करने वाला जो नेतागिरी या पावर है,
वो उसको लोगों को ठगने के लिए मजबूर करती है या इंस्पायर करती है। तो इस तरह से ये कॉमन नाउन हो गया जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह काम करता है। ठीक है, इसी तरह से मतलब मैंने कहा द सन इन मी, द सन इन मी फोर्सेस मी टू डू समथिंग। तो मैं वैसे तो कोई चीज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो मेरे अंदर का पुत्र है, यानी मैं किसी का पुत्र हूं, तो मेरे अंदर पुत्र होने की, पुत्र है मतलब मेरे अंदर जो पुत्र होने की भावना है वो मुझे मेरे घर की तरफ ले ही आती है। आई डोंट वॉन्ट टू गो टू मीट दैट पर्सन बट द सन इन मी, द सन इन मी फोर्सेस मी टू गो बैक। मतलब मैं अपने माता पिता से नहीं मिलना चाहता हूं, या मैं अपने परिवार से नहीं मिलना चाहता हूं, या मैं घर की तरफ नहीं जाना चाहता हूं, बट द सन इन मी, या मैं मतलब अपने लड़के से नफरत करता हूं बट द फादर इन मी, वो समझाता है मुझे कि अरे बच्चा है, समझ जाएगा अभी आपको। तो इसी तरह से हम बच्चों के साथ भी, हम स्टूडेंट्स के साथ बहुत सख्त हो जाते हैं, बट द टीचर इन मी फोर्सेस मी टू बिकम नॉर्मल एंड फॉरगिव द चाइल्ड। तो मतलब जो टीचर है मेरे अंदर का, वह बच्चे को माफ करने के लिए कहता है। ये तो बहुत लंबा वीडियो होता चला जा रहा है, 41 हो गया है। मुझे लगता है कि शायद मैंने ज्यादा ही लंबी बात हाँक दी इसमें, तो मैं बहुत शॉर्ट में अब अपनी बात खत्म करता हूँ। रूल 10, बिफोर द एडजेक्टिव विच इज यूज्ड एज अ कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पर ये समझिए, वी शुड हेल्प द पोर, यानी कलेक्टिव नाउन ऐसे एडजेक्टिव जो विच इज यूज्ड एज अ कलेक्टिव नाउन, इस बात को ऐसे कहिए कि जब किसी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के आगे दी लगा देते हैं तो वह प्लुरल नाउन हो जाता है, और इसलिए मतलब उसको प्लुरल नाउन बनाने के लिए दी लगा देते हैं, उसको ऐसे कहिए। तो वी शुड हेल्प द पोर, वैसे पोर मीन्स होता है गरीब, लेकिन अगर पोर के आगे दी लगा देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा बहुत सारे गरीब। तो मतलब इस तरह से एडजेक्टिव को प्लुरल नाउन बनाने के लिए हम उसके साथ दी लगाते हैं। द मीक आर ब्लेस्ड, यानी मीक मतलब होता है सज्जन व्यक्ति या गरीब और विनम्र व्यक्ति, लेकिन द मीक आर ब्लेस्ड, इसका मतलब जितने भी दुनिया में मीक हैं वो सब। द नोबल, तो नोबल क्या होता है? एडजेक्टिव, लेकिन द नोबल कहने का मतलब जितने भी नोबल मैन हैं दुनिया में वो सब। इसी तरह से अब तो ये वीडियो लंबा होता जा रहा है और मुझे अपराध बोध हो रहा है, बहुत लंबी बात मैंने खींच दी है, लेकिन मैं इस वीडियो को अब आगे तो कितना है, बस हो गया, चलो ठीक है, मैं जल्दी से फिनिश करता हूं। तो रूल 11, विद डबल कंपेरेटिव एडवर्ब। तो इस तरह से डबल कंपेरेटिव एडवर्ब के साथ भी कहीं डबल कंपेरेटिव आ रहे हैं एडवर्ब, मतलब एडवर्ब्स डबल कंपेरेटिव के रूप में आ रहे हैं, तो वहां भी आर्टिकल दी लगता है। जैसे द मोर ही गेट्स, द मोर ही डिजायर्स। रिमेंबर दैट द आर्टिकल दी इज यूज्ड बिफोर ईच एडवर्ब सेपरेटली, यानी दो कंपेरेटिव एडवर्ब किसी सेंटेंस में एक साथ आ रहे हैं तो दोनों के साथ आर्टिकल लगता ही है डबल कंपेरेटिव आने पर, और दोनों के साथ ही आर्टिकल आता है, ये भी ध्यान रखने की बात है। द मोर द मैरियर, द हार्डर ही वर्क्स द बेटर रिटर्न्स ही विल गेट, तो ये ध्यान रखने की बात है। Then 12th is article D is also used before those proper nouns which stand for some nation or people। यहाँ पर इसी बात को ऐसे कह सकते हैं कि यदि किसी लैंग्वेज के नाम के साथ आर्टिकल दी लगा दिया जाए तो वह लैंग्वेज उस देश के लोगों का ये मतलब उस भाषा के बोलने वाले लोग उसका अर्थ हो जाता है। यानी अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश एक भाषा है, लेकिन इंग्लिश के साथ दी लगा दे तो इसका मतलब हो जाएगा कि इंग्लिश बोलने वाले सभी लोग। फ्रेंच एक भाषा है और फ्रेंच के साथ अगर दी लगा दे तो इसका मतलब हो जाएगा फ्रेंच बोलने वाले लोग। जर्मन एक भाषा है, लेकिन अगर जर्मन से पहले दी लगा दे तो इसका मतलब हो जाएगा जर्मन भाषा बोलने वाले सभी लोग या व्यक्ति। इसी तरह से हिंदी एक भाषा है और हिंदी के साथ अगर दी लगा देंगे तो द हिंदी कहने का मतलब है कि जितने लोग भी हिंदी बोलते हैं वे सारे लोग, ये इसका मतलब है। तो
किसी भी भाषा के साथ उसके साथ दी लगा देने से वह भाषा का प्रयोग करने वाले लोग यह अर्थ हो जाता है, और इसीलिए यहाँ पर ये अर्थ देने के लिए किसी भाषा के साथ में दी लगाया जा सकता है, यही इसका अर्थ है। रूल 13, आर्टिकल दी इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर अ नाउन टू गिव इट द फोर्स ऑफ द सुपरलेटिव। देखिए, सुपरलेटिव का फोर्स देने के लिए, सुपरलेटिव मतलब सबसे अच्छा, सबसे उत्कृष्ट, ये कहने के लिए आर्टिकल डी किसी नाउन के साथ लगाया जा सकता है। यानी वैसे तो स्कॉलर बहुत सारे हैं, लेकिन ही इज द स्कॉलर ऑफ द डे, लेकिन आज का स्कॉलर कौन है, वो है। यानी किसी नाउन के साथ में सुपरलेटिव फीलिंग लाने के लिए या फोर्स लाने के लिए हम उसके साथ दी लगा लेते हैं। जैसे आपने सुना मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच मतलब वैसे तो बहुत सारे लोगों ने मैच खेला है, लेकिन द मैन ऑफ द मैच, द मैन मतलब किसी एक व्यक्ति को हम सुपरलेटिव बना देते हैं, यानी उस व्यक्ति का प्रयास मैच के को जिताने में सबसे ज्यादा है। फिर हम कहते हैं द मैन ऑफ द सीरीज, तो यहां भी क्या है, द मैन ऑफ द सीरीज, यानी कि सीरीज को जिताने में सबसे ज्यादा सहयोग या योगदान उस व्यक्ति का है। तो इस तरह से किसी नाउन में सुपरलेटिव फीलिंग लाने के लिए हम दी का प्रयोग, दी उस नाउन के साथ लगा देते हैं, तो वह नाउन सुपरलेटिव हो जाता है। जैसे द स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तो द स्टूडेंट ऑफ द ईयर, द चैनल ऑफ द ईयर, इस तरह से आपने सुना ही होगा। तो यह सब किस लिए कहा जाता है, क्योंकि हम उसके अंदर एक सुपरलेटिव, यानी सबसे अच्छा, द चैनल ऑफ द ईयर मतलब सबसे अच्छा चैनल साल का ये है। द मैन ऑफ द ईयर, द लीडर ऑफ द ईयर, द लीडर ऑफ द मंथ, द लीडर ऑफ द डे। तो इस तरह से यानी आज का सबसे अच्छा नेता ये है, द लीडर ऑफ द मंथ, यानी इस महीने का सबसे अच्छा नेता ये है, द लीडर ऑफ द ईयर, यानी कि साल का सबसे अच्छा नेता ये है, द लीडर ऑफ द सेंचुरी, यानी 100 साल में अगर हम नेताओं की बात करें तो पूरे 100 साल में जो सबसे अच्छा नेता है वो ये है। तो इस तरह से एक सुपरलेटिव फोर्स या फीलिंग लाने के लिए भी आर्टिकल दी किसी नाउन से पहले लगा करके यूज किया जाता है। रूल 14 बिफोर ऑर्डिनल नंबर दी, यानी ऑर्डिनल नंबर होता है क्रम संख्या बताने वाले, क्रम बताने वाले। जैसे मैंने कहा 4 बॉयज, तो यहां मतलब 4 लड़के, गिनती में कितने हैं 4, लेकिन मैंने कहा 4th बॉय, तो गिनती में तो 1 है, लेकिन उसका क्रम क्या है, वह 3 के बाद है। तो उसको हम जो 3 के बाद है उसको हम कहते हैं 4th। थर्ड अगर मैंने कहा तो थर्ड का मतलब है कि 2 के बाद, गिनती में तो वह 1 ही है लेकिन 2 के बाद। और मैंने कहा सेकंड, तो गिनती में तो वह 1 ही है लेकिन वह क्रम क्या है, 1 के बाद। फर्स्ट का मतलब क्या है, गिनती में तो 1 ही है लेकिन वह 0 के बाद उसका सबसे पहला क्रम उसका है। तो इस तरह से जो भी ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं उनके साथ हम आर्टिकल दी लगाते हैं। जैसे 5th बॉय इन दिस रो, 7th बॉय इन दिस रो, तो इन सब के साथ द 5th 6th इस तरह से यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इज, इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि ऑर्डिनल नंबर्स के साथ लगाते हैं, लेकिन ऑर्डिनल नंबर अगर रोमन फिगर्स में होते हैं, यानी ये जो जैसे फिगर्स लिखे हुए इन ऐसे फिगर्स में होते हैं, तो उनके साथ आर्टिकल दी नहीं लगाते हैं। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। फिर है बिफोर प्रोफेशंस, तो प्रोफेशंस के आगे भी लोगों के व्यवसायों के नाम जो होते हैं उनके आगे भी लगाते हैं, जैसे द बार, द नेवी, द टीचिंग प्रोफेशन, द बेंच, इनके साथ भी आर्टिकल दी लगाते हैं। रूल 16 बिफोर कॉमन नाउन्स यूज्ड एज अप्रोप्रिएट टू प्रॉपर नाउन, अप्रोप्रिएट ने एपोजिशन होगा यहाँ, ये गलत यहाँ पर स्पेलिंग है, APPOSITION, एपोजिशन। एपोजिशन का मतलब होता है किसी नाउन से पहले, मतलब किसी नाउन के बाद कॉमा लगा करके और फिर उसकी व्याख्या करने वाला कोई अगर कोई व्यवस्था है तो उसको हम केस एंड एपोजिशन कहते हैं। तो बिफोर कॉमन नाउन्स यूज्ड एज एपोजिशन टू प्रॉपर नाउन्स, जैसे मैंने कहा दिल्ली, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यूज किया था दिल्ली, तो दिल्ली क्या है, द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये जो द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये एपोजिशन हो गया, एपोजिशन ऑफ या एपोजिशन टू प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या है दिल्ली, लेकिन दिल्ली क्या है, द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इसलिए इसके कैपिटल के आगे हमने यहाँ डी लगाया, क्योंकि एक एपोजिशन केस की तरह यह यहाँ यूज हो रहा है।
इसी तरह से नेहरू, तो नेहरू द ग्रेट पैट्रियट। तो हालांकि ये मैं इनके ग्रेट पैट्रियट होने के समर्थन में नहीं हूँ, बट ये एग्जाम्पल अब फिलहाल आ गया है, तो मैं इसको इसको नहीं, मैं चलिए इसको मैं नहीं देता हूँ, नेहरू द ग्रेट पैट्रियट, ठीक है। तो ये मतलब इनको जो है एक एक्सप्लेन करने के लिए अब द ग्रेट पैट्रियट के बजाय मैं इसमें मैं ये कह देता हूँ कि द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये ठीक है, ये हकीकत है। तो द फर्स्ट और फिर क्या है, पी और एम, ये हमने द फर्स्ट पीएम और फिर मैंने लिख दिया ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, ऐसे मैंने लिख दिया। राणा प्रताप द ग्रेट वॉरियर, हाँ ये ग्रेट वॉरियर थे, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। तो ये इनके साथ हम आर्टिकल दी लगाते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, मैं इतना लंबा नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ ज़्यादा ही बातें हो गई इसमें डी को लेकर के। इनकी प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट वीडियो हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल्स हम कहाँ कहाँ नहीं लगाते हैं, इस विषय पर बात करेंगे। जब तक ये वीडियो हम आपके लिए तैयार करते हैं तब तक इस पर कमेंट करिए। थैंक यू एंड बाय बाय।